नमस्कार मित्रों, मैं नरेश दादीज। हम लोग बात कर रहे थे उदारवाद के समक्ष समस्याओं के बारे में, और आज ये अंतिम वीडियो इसी से संबंधित है। आज हम बात करेंगे, जो बहुत सी समस्याओं के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उसके आगे। सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही है वो न केवल उदारवाद के सामने है, बल्कि सभी प्रकार के राजनीतिक विचारधाराओं के सामने है। हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो देखें, जब कार्ल मार्क्स ने अपने विचार दिए थे तो उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि अब समय आ गया है कि विश्व की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू इंटरप्रेट द वर्ल्ड, द क्वेश्चन इज हाउ टू चेंज इट। यानी उसका ये मानना था कि उसका जो दर्शन है या उसकी जो फिलॉसफी है, वो उसमें उन सब समस्याओं का समाधान खोज लिया गया है जो मनुष्य के सामने है, और वो उसके अनुसार एक वैज्ञानिक तरीके से खोजा गया है। इसलिए वो वस्तुनिष्ठ तरीके से सत्य है। जैसे विज्ञान के सिद्धांत सत्य होते हैं, वैसे ही मार्क्स ने ये क्लेम किया कि उसके सिद्धांत वैसे ही हैं, वैज्ञानिक है। तो जब वो सिद्धांत खोज लिए गए हैं तो उसके अनुरूप कार्य करना है हमको, तो हमको दुनिया में जो समस्या है उनका समाधान उसमें मिल सकता है। तो देयर इज नो नीड फॉर ए न्यू पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड। किसी आइडियोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। उसके आधार पर रूस में, चीन में और देशों में क्रांतियां भी हुई, और ये कोशिश की गई कि उसके आधार पर कैसे एक विश्व नया बना सके। वो नहीं बन पाया, वो एक अलग बात है। इसी प्रकार से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक नए प्रकार से उद्भव होता है और उसकी उपयोगिता सामने आती है। जैसे हम जानते हैं, भाप इंजन का बनना, बिजली का आना, और ऐसे कई बातें हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टेलीफोन का निर्माण, जिससे दुनिया में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन हुए, कार का बनना। तो उसमें ऐसा लगने लगा कि जो मनुष्य की, क्योंकि राजनीतिक चिंतन मुख्य रूप से एक ऐसे आदर्श राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देने की बात करता है जिसमें मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान हो सके और मनुष्य अपने आराम से रह सके, अपनी सारी सुख सुविधाओं के साथ रह सके, उसका जो वो चाहता है वो कर सके, दूसरों को परेशान न करे और खुद भी परेशान ना हो, और सब कुछ प्राप्त कर सके अपने जीवन में। ऐसी व्यवस्था क्रिएट करने के लिए हम राजनीतिक विचार की बात करते हैं। तो उस समय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब ये टेक्नोलॉजी से नए नए चीज़ें सामने आने लगी, तो ऐसा लगने लगा कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान टेक्नोलॉजी में है, राजनीतिक विचारधारा में नहीं है। और इसलिए आप थोड़ा सा देखेंगे कि उस समय बात की जाने लगी 1940s में डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी, या जिसे कहा जाता है, एक दो विचारक ने तो कहा कि पॉलिटिकल थियरी समाप्ति हो गई है। अब जैसे कि उसकी कोई जैसे एक ने बड़ा प्रोवोकेटिव एक टाइटल से लिखा था कि डस पॉलिटिकल फिलोसॉफी एग्जिस्ट। तो 1940 के दशक में आते आते ये माना जाने लगा, और 1940 और 50 के दशक में, कि राजनीतिक चिंतन समाप्त हो गया है, क्योंकि नए चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। या तो आप मार्क्स के अनुसार दुनिया बदलने की कोशिश करो, या मार्क्स से जो विपरीत है, उदारवाद या फासीवाद, उनके अनुसार करो। फासीवाद भी समाप्त हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उदारवाद बचा। तो या तो आप उदारवादी बन जाओ या मार्क्सवादी बन जाओ और दुनिया को बदलो उनके अपने विचारों के अनुसार। और उससे बेहतर यह है कि आप टेक्नोलॉजी में बहुत नए नए प्रयोग करो, जिससे कि मनुष्य का जीवन ज़्यादा समृद्ध हो सके। तो टेक्नोलॉजी इज़ द आइडियोलॉजी एंड नॉट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज़ एन आइडियोलॉजी। तो ये बात जब 50-60s में सामने आने लगी, वो तो बाद में जॉन रोल्स ने 1971 में जो पुस्तक लिखी, थियरी ऑफ जस्टिस, उसमें उससे वापस पॉलिटिकल थियरी रिवाइव होती है, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन ये बात आज जब मैं ये कॉन्टेक्चुअलाइज में ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आज जो उदारवाद के सामने समस्या आ रही है, वे इस बात से जुड़ी हुई है। एक विचारक अभी हुआ है, बहुत पॉपुलर है, इजरायली विचारक, हम सब लोग उसके बारे में जानते हैं, हिस्टोरियन है मुख्य रूप से, युवल नोह हरारी। उसने बहुत सी पुस्तकें लिखी है। उसमें सबसे पहले तो उसने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड लिखा था, फिर उसने लिखा हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर। बड़ी अच्छी किताब है, आप लोग पढ़ें कभी, या पढ़ ली होगी, होमो ड्यूस। इसी प्रकार से एक पुस्तक और आई उसके साथ में, वो है 21 लेसन्स फॉर द फ्यूचर। ये
एक विचारक है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि 21वीं शताब्दी फिर जिसे कहा जाता है मनुष्य जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होगा। और जो पुराने विचार हैं, जो कोई भी विचारधारा हो, उदारवादी तो आज सबसे प्रमुख है इसलिए उसकी बात की जा रही है, वो उनको नए तरीके से सोचना होगा या उनको नए कुछ अपने मूल्य या नए सिद्धांत बनाने होंगे, अन्यथा वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति बदल रही है। और इसमें जैसे इसमें कहा गया, और भी बहुत से लोगों ने कहा है कि आज जो जैसे इंटरनेट है, फॉर इंस्टेंस, ग्लोबलाइजेशन से बहुत सी चीज़ें परिवर्तित हुई है, बहुत से विचार परिवर्तित हुए हैं, उसका बहुत बड़ा एक प्रभाव मानव सभ्यता पर पड़ा है, जिससे मानव सभ्यता, जिसे कभी हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज है, या दूसरी बातें हम करते हैं, राजनीतिक चिंतन के जो अवधारणाएं हैं, जैसे संप्रभुता है, अधिकार है वगैरह, उन सब पे उनका प्रभाव पड़ा है। इससे भी ज़्यादा प्रभाव अब 21वीं शताब्दी में पड़ने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन 21वीं शताब्दी में हो रहे हैं, और 2050 तक होते होते ऐसा इसका प्रेडिक्शन है कि नए प्रकार की दुनिया बनने की संभावना है। और वो क्या है, हम देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, हम डीएनए से छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम ऐसी स्थिति क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी ज़माने में सिर्फ कपोल कल्पित लगती थी, लेकिन अब वो रियलिटी में आ रहा है। तो उस रियलिटी में, जैसे मोबाइल में हम देखते हैं कि आज फेस टाइम वगैरह से आज कहीं पे बैठे हो दुनिया में, आप एक दूसरे से न केवल बात कर सकते हो, शक्ल भी दे सकते हो और बातचीत भी कर सकते हो, ऐसा लगता है कि सामने खड़ा व्यक्ति, तो जो किसी समय कपोल कल्पित लगता था। तो अब जो बायोटेक्नोलॉजी से डीएनए क्रिएट में छेड़खानी की जा रही है, तो उसमें आर्टिफिशियल जो क्रिएट किया जा रहा है, जो जीव वगैरह, जैसे भीड़ क्रिएट की गई थी, उसी प्रकार से ये देखा जा रहा है कि मनुष्य की बीमारियां किन से होती है, कौन से जीन से होती है, उन जीन्स को समाप्त कर दिया जाए तो एक ऐसा आदमी बने जो कि 120 वर्ष तक जीवित रह सकता है। या आप ऐसी स्थिति भी आ सकती है जो हम ये कहें कि मुझको मेरा बच्चा ऐसा चाहिए जो महात्मा गांधी जैसा हो, या आइंस्टीन जैसा हो, या उस जैसा हो। तो हम अपनी इच्छा से बच्चों को कैसा हम चाहते हैं वैसा चूज कर सकते हैं, डीएनए में चेंज करके। ये प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जानते ही हैं, जिसका प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इन सब बातों से उदारवाद के समक्ष जो समस्या है वो और भी विचारधाराओं के समक्ष है, लेकिन मैं जिस बात की तरफ इंगित करना चाहता हूं कि इससे राजनीतिक विचारधाराओं का महत्व समाप्त होता जा रहा है। आज हम बात जरूर कर रहे हैं कि उदारवादी होना चाहिए, या जो हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ और राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स वगैरह, इन सब को वापस से कॉन्टेक्चुअलाइज करके रीडिफाइन करना पड़ेगा, वापस से पुनर्भाषित करना पड़ेगा कि अधिकारों का क्या अर्थ है। जब एक डीएनए से निर्मित व्यक्ति अपनी इच्छा से एक व्यक्ति बनाया जाएगा तो उसके अधिकार का क्या अर्थ है, क्योंकि अधिकारों की जो कल्पना की गई थी तो मनुष्य के उसकी इनकम्प्लीट मैन था, वो कंप्लीट मैन नहीं था। वो सब कुछ अगर संपूर्ण होता तो उसके अधिकारों की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसमें कुछ कमियां थी। कमियां इस सेंस में कि उसको आगे बढ़ने के लिए दूसरे लोगों के सहयोग की आवश्यकता थी, समाज की आवश्यकता थी। जब आप एक आर्टिफिशियल व्यक्ति क्रिएट कर देंगे तो फिर अधिकारों की बात कैसे करेंगे। रूल ऑफ लॉ, लॉ तब महत्वपूर्ण होता है जब आप मानते हैं कि एक डिफरेंस है, एक शासक है, एक शासित है, और शासक और शासित के मध्य के संबंध कानून के द्वारा परिभाषित होते हैं। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से मनुष्यों में अंतर ही समाप्त कर देंगे, यूनिकनेस ही उनकी खत्म हो जाएगी, तो फिर लॉ का क्या अर्थ रहेगा। तो इसलिए उदारवाद अन्य विचारधाराओं की तरह उदारवाद भी संकट में आएगा, अगर जो कि आएगा, अगर इस प्रकार की रिसर्च बढ़ती गई और 2050 तक आते आते अगर ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और दूसरी चीजें होती गई, तो एक नए मनुष्य की, नई सभ्यता की जन्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसको कुछ लोग तो ये कहते हैं, कुछ विचारक, इसे कहा जाता है द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, यानी हम ये धरती 5 बार तो समाप्त हो चुकी है, जीवन समाप्त हो चुका है 5 बार, अब हम 6ठी बार समाप्त, हमारा जीवन समाप्त होने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह, और वो हम अपने कर्मों से बढ़ रहे हैं, हम स्वयं ऐसा कर रहे हैं। खैर, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये आपको इंगित करना चाहता हूं कि उदारवाद के संदर्भ में, कि उदारवाद न केवल राजनीतिक जो उसके विकल्प है उनसे चुनौती मिल रही है, अपितु गैर राजनीतिक या जिसे कह सकते हैं वैश्विक वैज्ञानिक जो
विकल्प सामने आ रहे हैं, जो परिवर्तन सामने आ रहे हैं, उससे भी चुनौती मिल रही है और उससे कैसे निपटा जाएगा इसका कोई समाधान इनके पास, उदारवादियों के पास नहीं है। अंतिम बात जिसको मैं विस्तार से अगले वीडियो में करेंगे, वो है कि विद इन उदारवाद एक बड़ी नई समस्या सामने आ रही है। वो ये है कि उदारवाद का आधार व्यक्ति रहा है, जिसे कहा जाता है जो टेक्निकल भाषा में कि अनएनकम्बर्ड सेल्फ, यानी ऐसा सेल्फ, ऐसा व्यक्तित्व जो किसी दूसरे के द्वारा निर्मित नहीं है। जो जॉन स्टुअर्ट मिल जिसकी बात करता है, लॉक जिसकी बात करता है, इवन रॉल्स जिसकी बात करता है, ये सब लोग व्यक्ति को ऐसा मानते हैं जो इंडिविजुअल है वही रियल है, बाकी सब आर्टिफिशियल है। इवन सोसाइटी इज आर्टिफिशियल इन वन सेंस। तो व्यक्ति जो है वह जब अनएनकम्बर्ड सेल्फ है, तो ऐसी स्थिति में ये रियलिटी के अलावा एक नई रियलिटी और क्रिएट हो रही है, और वो रियलिटी ये है कि अब समूह भी महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। और बहुत से जगह हमने जो देखा, जो राजनीतिक परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, मल्टीकल्चरलिज्म की प्रॉब्लम। किसी ज़माने में एक ही तरह के लोग रहते थे, धीरे धीरे माइग्रेशन हुआ, जैसे अमेरिका है या यूरोप है, तो वहाँ पे मल्टी नेशनलिटी बढ़ती जा रही है। तो मल्टी नेशनलिटी बढ़ने से क्या होता है कि अलग अलग समूह वहाँ पर जाकर महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। जब वो बहुत कमज़ोर थे समूह, नए समूह, तो उन्होंने जो डोमिनेंट समूह है उसकी बातों को स्वीकार कर लिया था, वैसा ही बन गए थे। लेकिन अब जब दूसरे समूह जो माइनॉरिटी में है वो धीरे धीरे असर्टिव होते जा रहे हैं, धीरे धीरे महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं, अपनी बात को मनाने लगते हैं, वो समाज में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो रहे हैं, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो रहे हैं, तो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहते हैं। तो एक नई समस्या सामने आई कि उदारवाद में ये जो ग्रुप्स हैं, जो अब एक रियलिटी बन चुके हैं, वास्तविकता बन चुके हैं, क्या इनके अधिकारों को भी सम्मिलित किया जा सकता है? तो इस पर बड़ा विवाद है उदारवादियों में कि चूंकि उदारवाद तो व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, तो क्या समूह के अधिकारों की बात की जा सकती है? उसको संशोधित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? या ये समूह का निर्माण होना उदारवाद के लिए खतरा है? तो इसे राजनीतिक चिंतन की भाषा में कहें तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज नाउ एमर्जिंग, एंड वेदर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज ए थ्रेट टू लिबरलिज्म और नॉट। तो दो तरह के विचार है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या उदारवाद को और अच्छा बना रही है, वो समसामयिक बना रही है, या वो उसके लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। तो ये हम देखेंगे कि अगले वीडियो के अंदर कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या अस्मिता की राजनीति जिसे कहा जाता है, जो समूह की वास्तविकता को स्वीकार करके राज्य में राजनीति दर्शन क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, उसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। वो हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।